सो वेलकम गाइस टू माय अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं बहुत सारे दिनों के बाद अपना ब्लॉग फिर से शुरू करी क्योंकि मेरा बहुत सारे बिजी शेड्यूल था, तो मैंने व्लॉग शूट नहीं कर पाई। तो मैं आप लोगों को थोड़ा टिप्स दूंगी कैसे प्रीलिम्स एग्ज़ाम को क्लियर करना है। तो मैंने ये इस वजह से वीडियो शूट किया है। तो पहले तो मैं ये आप लोगों को एक केस लॉ का बुक बताऊंगी, परीक्षा मंथन का रिसेंट एंड लैंडमार्क केस लॉ। ये बुक मुझको बहुत फ़ायदा हुआ है क्योंकि बहुत सारे बुक्स में रिसेंट केस लॉ वगैरह मेंशन नहीं होती। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ये ईयर टू ईयर चेंज होता है। आप लोग ये बुक ले सकते हैं। ये बुक बहुत ही अच्छा है। जैसे कि ये अर्जुन पंडित राव वगैरह बहुत सारे चीज़ें जो रिसेंट केस लॉ है यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। आप लोग ये देख सकते हैं क्योंकि ये मेंस प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपकी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि मेंस में आप लोग रिसेंट केस लॉ ऐड करते हैं तो आपका एग्ज़ामिनर का जो आपकी तरफ का पॉइंट ऑफ व्यू है बहुत ही अच्छा होता है। तो हाँ, ये बुक बहुत ही अच्छा है। आप लोग देख सकते हैं, इस बुक को ट्राई कर सकते हैं एक बार। और अब फर्स्ट स्टेप है मेन प्रीलिम्स की जो क्लियर करने के लिए आपका फर्स्ट स्टेप है कि आपको कंटेंट ब्यूरेक का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए। उसका वजह भी मैं बताती हूँ अभी, क्योंकि देखिए एक सेक्शन में बहुत तरह की क्वेश्चंस आती है। तो इट इज़ इम्पॉसिबल दैट एवरी इच क्वेश्चंस जो है ना आप आंसर कर पाओगे। तो 100 मार्क की क्वेश्चन आती है, तो उसमें इस पॉसिबल नहीं है कि सारे ही क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से आएगा कि आंसर। वहाँ से आप लोग एटलीस्ट आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, सपोज लाइक देयर आर 4 ऑप्शंस, तो आपको 2 भी ऑप्शन अगर गलत लगे तो 2 भी ऑप्शन मैंने सटीक लगे तो देयर इज़ हाई चांस दैट आपका 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन तो करेक्ट होगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियरिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन क्लियरिंग प्रीलिम्स। तो उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद ईच एंड एवरी सेक्शन, उसका जो पहला बैकग्राउंड और उसका जो केस लॉ एंड रिसेंट केस लॉ, तो वो तो मस्ट है। और उसके साथ साथ आपका जो ईच एंड एवरी सेक्शन का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब जब आप प्रीलिम्स में आप अटैम्प्ट करोगे, आपको बहुत सारा तरह के कन्फ्यूजन आएगा। तो आपको कन्फ्यूज़ होगा ये आंसर के ये आंसर है। इस वजह से अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो उससे आपको बहुत अच्छा पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा। और इसके साथ साथ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने के साथ साथ सेकेंड पॉइंट आपको बताती हूँ मैं। सेकेंड पॉइंट में मैंने ये पहले भी मेंशन किया है कि केस लॉ इज़ द मस्ट, क्योंकि आजकल करंट अफेयर में बहुत तरह का क्वेश्चन आते हैं। नॉट करंट अफेयर, हमारा प्रीलिम्स एग्ज़ाम में भी करंट अफेयर तो आते ही हैं, हमको पता है। तो केस लॉ इज़ द मस्ट। हम लोग जो रिसेंट केस लॉ है, जो इम्पोर्टेंट केस लॉ है, जो लैंडमार्क जजमेंट है, वो तो we have to learn it properly. So this is the must one, because in recent today, even in my exam, I have find many case laws, and some two three case laws I have missed it out because मेरे को वो केस लॉ पता नहीं था, क्योंकि वो रिसेंट था। मैंने कवर अप रिसेंटली का था, तो मैंने वो शायद कवर अप नहीं की थी। तो केस लॉ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो आप लोगों को एग्ज़ाम से पहले पूरा 1 ईयर का नहीं तो 9 मंथ का केस लॉ तो बिल्कुल पढ़ना चाहिए। जो इम्पोर्टेंट का सेक्शन है उसका केस लॉ तो मस्ट पढ़ना चाहिए। ये सेकेंड पॉइंट है आप लोगों का, क्योंकि इसके कारण, क्योंकि मोस्टली आई हैव गॉट 10 केस लॉ रिगार्डिंग क्वेश्चंस मेरे प्रीलिम्स एग्ज़ाम में। तो वहाँ से मैंने 3 मिस किया है, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था कि वो केस लॉ, उसका नाम भी नहीं पता था, क्योंकि वो रिसेंट केस लॉ था एंड मैंने वो अच्छी तरह से चेक नहीं की है, क्योंकि वो मेरा मिस्टेकन था। तो मैं आप लोगों को चाहती हूँ आप लोग मिस्टेक ना करें मेरे जैसा। तो इसकी वजह से आप लोगों को केस लॉ बहुत अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए।
थर्ड में आता है MCQ प्रैक्टिस। MCQ प्रैक्टिस इज ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर क्लियरिंग आई मस्ट से दैट 2 मंथ्स के पहले आप लोग MCQ ट्राई करें, 2 मंथ्स एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि MCQ प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। क्योंकि आपका बैरक पढ़ते पढ़ते कुछ भी लाइन छूट सकता है, क्योंकि बैरक के एक सेक्शन के अंदर में बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन छुपा सकते हैं। तो MCQ अगर ट्राई करोगे, बहुत सारे जगह में बहुत सारे बुक्स अगर ट्राई करोगे, तो वहाँ से आप लोग जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका जो छूट गया है वो आप वहाँ से आप देख सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं। तो MCQ प्रैक्टिस इज़ नॉट ओनली बुक, आप लोग गूगल में भी ट्राई कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे MCQ ऑनलाइन में ट्राई, अनअकैडमी में ट्राई किया है और गूगल में भी ट्राई किया है। तो यहाँ पर मैं जितना बुक्स मैंने ट्राई किया है मैं यहाँ पर डाल दूँ। 4 नंबर पॉइंट में आता है टाइम मैनेजमेंट। हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे एग्ज़ाम के दौरान, एग्ज़ाम के पास। तो पहले तो आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, मैं बता दिया। और उसके बाद केस लॉ, बहुत तरह के केस लॉ पढ़ना है, रिसेंट वाला और पुराना वाला, और MCQ बहुत करना है, और टाइम मैनेजमेंट। अगर आपको ये तीनों चीज़ करने के बाद आते हो ना, आपका टाइम मैनेजमेंट अपने आप से ठीक हो जाएगा। क्योंकि जब आप क्वेश्चन ही पढ़ोगे, वहाँ से आप लोग इन अ स्पैन ऑफ टाइम यू विल एबल टू रिकॉल एंड यू विल एबल टू राइट द करेक्ट आंसर। तो अगर आपको एक सपोज लाइक 1 क्वेश्चन एग्ज़ाम के टाइम पे एक क्वेश्चन आपको नहीं आता, तो वो क्वेश्चन आप स्टॉप कर दीजिए, और जो आता है वो करने के बाद आप उस क्वेश्चन को जो रिकॉल करना चाहते हो उस क्वेश्चन में आइए, और उसके बाद सोचने के बाद अगर आपको पता है तब आप कर लीजिए। अगर नेगेटिव मार्किंग है, पता नहीं है, तो आप उसको नहीं कीजिए। तो मेरा सजेशन है कि आपको जो आंसर पता है पहले से, जो क्वेश्चन इजी लगते हैं वो पहले ट्राई करिए, और जो हार्ड है वो बाद में ट्राई करिए। इससे ना आप नर्वस नहीं होगे और आप जल्दी कर पाओगे। मैंने ये टेक्निक ट्राई किया है, तो मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। एंड आज का वीडियो यही तक है। अगर आपको के पास कोई भी क्यूरी है, प्लीज़ कमेंट डाउन, आई विल शेयर ऑन माई नेक्स्ट व्लॉग डेफिनेटली। एंड बाय बाय गाइस, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।